रसायन शास्त्र। चलिए 1 मिनट का वक्त मुझे भी दे ताकि मैं पानी पी लूं। चलिए साउंड प्रूफ जो गेट या बाकी चीजें बनाई जाती है ना, उसमें वही होता है कि साउंड को एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडियोज वगैरह जो बनते हैं या फिर बाकी आप देखोगे वहां पे क्या होता है, साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ताकि वो रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, जब हार्ड सरफेस होगा ना, जब भी कोई हार्ड सरफेस होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन अधिक होता है, और जब डैम्प सरफेस होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रसायन शास्त्र को, केमिस्ट्री को। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में हमें क्या क्या देखना है, ठीक है, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या देखना है पहले उसकी बात करते हैं। देखो केमिस्ट्री में जो हम सबसे पहले जो पार्ट देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है, मैटर के बारे में बात करते हैं, पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो पदार्थ है क्या और इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, यानी कि द्रव्य क्या है और इसकी अवस्थाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। ठीक है? अवस्था जो है इसमें सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है यानी कि ठोस, तरल और गैस जो है, इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हो। बट दो और अवस्थाएं होती हैं, एक है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है और प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठोस, तरल और गैस क्या होता है तो आप जानते हो, देखा है आपने। ठीक है? इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एक जो आप लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार मैंने देखा है कि आप तत्व और यौगिक इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। तत्व और यौगिक जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको एक बार क्लियरली मालूम नहीं होता, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि जो एक जो रासायनिक जो परिवर्तन है वह क्या होता है, इसके बारे में भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट और एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। आज के समय में केमिस्ट्री से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे आपको वो रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर पूछे जा सकते हैं या फिर ग्राफीन वगैरह को लेकर पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे भी आपने देखा ये प्रीवियस क्वेश्चन में केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी कुछ बेसिक चीजें जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पदार्थ या द्रव्य, जिसे भी आप कहना चाहो। ठीक है, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो या मैटर कहो, कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में हम लोग स्टार्टिंग से दो चीजों को मानते आए हैं, बाकी चीजें भी हैं जो हमारे ज्ञान से कहीं आगे है या हमें उसके बारे में जानकारी कम है, पर दो चीजों के बारे में हम लोग जो स्टार्टिंग से जानते हैं वो है एक पदार्थ और दूसरी ऊर्जा। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई द्रव्यमान हो, ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई द्रव्यमान हो। ठीक है, जो किसी स्थान को घेरता हो। ठीक है, और जो कम से कम लिख किसी स्थान को घेरता हो और उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसको हम पदार्थ के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसको हम पदार्थ के रूप में जानते हैं, यानी कोई भी जिसका द्रव्यमान हो और कोई स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो या लेता हो, स्थान ऑक्युपाई करता हो, स्थान घेरता हो, उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं द्रव्य या पदार्थ या मैटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज ये बॉटल है। ठीक है, एक सॉलिड पदार्थ है, एक सॉलिड पदार्थ है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और कुछ स्पेस को यह ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कुछ स्थान जो है वह घेरता है। इसके अंदर में मौजूद जो पानी है वह पानी जो है वह तरल अवस्था में है, लेकिन उसका भी अपना कुछ द्रव्यमान है और वह भी कुछ स्थान को घेरता है। हमारे आसपास में इस पूरे में हवाएं जो हैं, जो गैसेज हैं वह मौजूद हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अन्य कई गैसेज जो होंगी वह भी मौजूद होंगी, और यह गैसों का भी अपना एक द्रव्यमान होता है, यह भी स्थान को घेरती है। और इन सभी चीजों को हम मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, इसी को हम मैटर या पदार्थ के रूप में जानते हैं। अब इस पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, इस पदार्थ की अलग अलग स्टेट होती हैं। अगर हम इस पदार्थ की बात करें तो इस पदार्थ की जो अवस्था है, जो अवस्था है यानी कि जो स्टेट है वह अलग अलग होती है। किसी को हम बोलते हैं ठोस या सॉलिड, कुछ को हम बोलते हैं ठोस या सॉलिड, कुछ को हम बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड या तरल, लिक्विड या तरल, कुछ को हम बोलते हैं गैस, हिंदी में भी गैस ही बोल देते हैं, इसका हिंदी वर्ड जो है वो गैस ही कहलाता है। अब इसके बाद ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि ठोस क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये आप जानते हो, इसके बारे में यूपीएससी का स्टेट पीसीएस भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है अपने अंदर के जो अणु हैं, जो अपने अंदर के जो परमाणु या अणु हैं, उनकी कैसे अरेंजमेंट हुई है, वह किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसके अनुसार हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम एक बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में जो हमें पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज नजर आएंगे, तो इसके अंदर के जो कण है वो बहुत ही क्लोज नजर आएंगे, बहुत ही क्लोज जो है, एक दूसरे से काफी क्लोज जो है वह नजर आएंगे, ये हमें सॉलिड ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर दूर रहेंगे। ठीक है, या थोड़े आपको दूर दूर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे।
अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में हमें और अधिक दूर जो है वह दिखाई देते हैं, यानी इसका जो घनत्व है वह चेंज करता जाता है। सॉलिड के केस में हमें घनत्व सबसे अधिक दिखाई देता है, लिक्विड के केस में थोड़ा कम होगा, गैस के केस में और अधिक कम देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गए, ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ जो है वह हो गए। इन सभी को आपने अपने आसपास में देखा है। सॉलिड के रूप में मान लो आपने बॉटल देख लिया, बॉटल के अंदर जो पानी है वो आपको लिक्विड दिख गया, और बॉटल में पानी और के बाद जो खाली स्पेस जो बचा हुआ है उसमें आपका गैस मौजूद है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप बचपन से देखते आए हो। अब आते हैं कुछ नए पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जिसको हाल फिलहाल में जाना गया है। प्रकृति में तो पहले से मौजूद है बट हमें अभी मालूम चला है। ठीक है, अब वह अवस्थाएं क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक है प्लाज्मा, 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 और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को आप बोस हिंदी में लिख लो, आइंस्टाइन हिंदी में लिख लो, कंडेंसेट को भी कई बार हिंदी में लिखा होता है, कई जगह संघनन लिखा होता है, बट क्योंकि इंग्लिश वर्ड है तो इसका इतना हिंदी नहीं, कंडेंसेट से भी चल जाएगा। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बोस आइंस्टाइन संघनन क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, 8th और 10th में भी पढ़े थे। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडक्टर नहीं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, कंडक्टर नहीं। ठीक है, तो देखो ये हमारे दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया हमारा प्लाज्मा, दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है ये, इसको हम लोग थोड़ा जानने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मा। जो हमारा प्लाज्मा है इसकी सबसे पहले बात करते हैं। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो, प्लाज्मा का मतलब होता है एक ऐसा गैस जो आवेशित अवस्था में हो, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जो गैस के रूप में तो है लेकिन आवेशित गैस के रूप में है। गैस तो है लेकिन हम इसे गैस की अवस्था नहीं कहते, इसे हम आवेशित गैस वाली अवस्था के रूप में जानते हैं। इसे हम आवेशित गैस की अवस्था के रूप में जानते हैं और इसको एक नया नाम देते हैं प्लाज्मा। इसको एक नया नाम देते हैं प्लाज्मा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि कई बार क्या हो सकता है कि जो गैस है उसमें कुछ आयंस मौजूद हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ आयंस जो है वह मौजूद हो, लेकिन उन आयन का होना वह काफी नहीं है कि उसको हम गैस को प्लाज्मा कह दें। जब भी हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो यह जो गैस है इनका तापमान बहुत ही अधिक होगा। इनका जो तापमान है, तापमान जो है वह अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, ऊर्जा अधिक होगी, इनके अंदर जो ऊर्जा है वह काफी अधिक होगी। यह गैसीय अवस्था में होगा, यह गैसीय अवस्था में होगा, और इसके साथ साथ यह आवेशित अवस्था में भी होगा, यह आवेशित अवस्था में भी होगा, आवेशित अवस्था में भी होगा। यानी कि टेम्परेचर अधिक होगा, इसके अंदर की एनर्जी अधिक होगी, इसके अंदर आवेश भी मौजूद होगा और यह गैसेस के रूप में रहेगा। यानी अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा एरिया है, अगर इसमें हम प्लाज्मा कहते हैं तो प्लाज्मा का मतलब यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जो है वह मौजूद है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज यानी कि आवेश जो है वह मौजूद है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने नेगेटिव दिखाया, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यह सुपर चार्ज, सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक गैसियस पार्टिकल्स की जो अवस्था है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। यानी कि उच्च उच्च तापमान वाले, उच्च ऊर्जा वाले और आवेशित गैसों की जो अवस्था है उसे हम प्लाज्मा अवस्था के रूप में जानते हैं। और जब भी कोई पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाता है तो वह ग्लो करता है, तब उसमें से लाइट निकलती है, तब उसमें से प्रकाश निकलती है, लाइट निकलती है, जो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था सन का प्लाज्मा स्टेट, सन से जो प्लाज्मा निकलती है, सन से यानी कि सूर्य में जो प्लाज्मा निकलती है वह वहां पे प्लाज्मा अवस्था में होती है। एक ऐसी गैसेज जो आवेशित है, बहुत ही उच्च ऊर्जा में है, वह हमें आवेशित ऊर्जा को वहां पे देखने को मिलता है। इस आवेशित ऊर्जा का एग्जांपल है नियॉन। नियॉन से बने हुए जो ट्यूबलाइट्स होते हैं, नियॉन ट्यूबलाइट्स जो आपको देखने को मिलते हैं वह इसी अवस्था को दिखाते हैं, प्लाज्मा अवस्था को दिखाते हैं। एलईडी वाले नहीं, एलईडी जो आपको देखने को मिलता है वो नहीं। जब आप नियॉन ट्यूबलाइट्स की बात करते हो, नियॉन वाले जो ट्यूबलाइट्स हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मौजूद होती है गैसेज, और जब उस गैस से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तब वह गैसेज आवेशित हो जाती हैं, उनमें बहुत अधिक ऊर्जा आ जाती है और उस ऊर्जा के कारण वह चमकने लगती है, वह ग्लो करने लगती है और उससे हमें फिर प्रकाश मिलता है। तो नियॉन फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो देखने को मिलते हैं या नियॉन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो देखने को मिलते हैं, जो चमकते हुए ट्यूब्स नियॉन के नजर आते हैं, उसमें प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जहां भी होगा वहां से लाइट निकलेगा, ग्लो करेगा, चमकेगा। जैसे सूर्य अगर चमकता है या उसमें जो चमक दिखाई देती है उसके चारों ओर, सूर्य के अंदर नहीं, सूर्य के अंदर तो फ्यूजन हो रहा है, सूर्य के अंदर जो है वह संलयन की प्रक्रिया हो रही है जिसके अंदर से उससे एक तापमान जो है वो बढ़ता है या ऊर्जा जो है वह निकलती है। लेकिन इसके आसपास का जो ग्लो है, जब सन के आसपास मान लो जैसे आपको देखने को मिलता है जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब आप देखोगे कि उसके चारों ओर एक प्रकाश की एक रिंग जो है वह बनती है, प्रकाश का एक गोला जो बनता है वह सूर्य का प्लाज्मा स्टेट है जो हमें दिखाई देता है, वह सूर्य का प्लाज्मा स्टेट है, वह हमें दिखाई देता है ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ।
तो जब भी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पहुंचेंगे तो यहां से एक चमक निकलेगी, एक ग्लो निकलेगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि यह ग्लो क्यों निकलती है, यह ग्लो के निकलने का कारण क्या है। इस ग्लो के निकलने का कारण है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अंतर आना। इलेक्ट्रॉन कभी कभी ऊर्जा को रिलीज करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऊर्जा जो है जब वह एब्जॉर्ब की जाती है, अवशोषित की जाती है या उत्सर्जित की जाती है, तो वहीं से हमें यह चमक जो है वह देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन अपना जो ऑर्बिट है वह चेंज करता है। शायद आप में से कुछ लोगों ने क्लास 11th में या 12th में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। तब आपने एक स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, और तब शायद आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाती है तो फिर वहां पे ऊर्जा जो है या ग्लो जो है वह निकलता है, लाइट निकलती है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जब यह प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगी, जब यह इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगी, तो प्लाज्मा स्टेट में पहुंचने के बाद जब इनका कंटिन्यूअस एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है तो इसके कारण ये ग्लो करती है, इसके कारण ये चमकती है। और यही हमारा प्लाज्मा अवस्था है मैटर का। नेचुरली प्राकृतिक रूप से यह कहां देखने को मिलता है? प्राकृतिक रूप से यह तारों के अंदर में देखने को मिलता है, तारों में यह देखने को मिलता है। प्राकृतिक रूप से तारों के अंदर में यह दिखाई देता है। इसके साथ साथ तारों के साथ साथ यह आपको नियॉन फ्लोरेसेंट बल्ब्स और बाकी जगह भी देखने को मिल सकता है। क्लियर? ठीक है, हाँ, एक्साइटेड स्टेट में होंगे बिल्कुल। अभी तो 4 बजा है, 5 बजे तक क्लास है, मैंने पहले ही बोला है। थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा बट आज खत्म करके जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारी पहली अवस्था हो गई प्लाज्मा स्टेट। ठीक इसके विपरीत एक दूसरी अवस्था होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यह है ठीक प्लाज्मा के विपरीत एक अवस्था। यह ठीक प्लाज्मा के विपरीत एक अवस्था है। ठीक है, वहां पे हमने देखा गैस के बारे में, यहां पे हम देखेंगे एक सॉलिड अवस्था के बारे में। यहां पे हम एक सॉलिड अवस्था के बारे में देखेंगे। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताया कि अगर मान लो कोई सॉलिड है तो उसमें हम क्या देखते हैं, इनकी सघनता जो है वो काफी अधिक है। इनके अंदर जो सघनता है वो काफी अधिक है। इसके अंदर जो सघनता है सॉलिड में, जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वह बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। और लिक्विड में हम जैसे जाते हैं इसका जो घनत्व है वह कम हो जाता है। बट मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, हमने लिक्विड देखा था, लिक्विड में हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स थोड़े और दूर दूर हैं। जब हमने गैस देखा तो हमने क्या देखा कि यह गैस में थोड़े और दूर है। अब मान लो इन तीनों को आपने देखा और हम एक और मैटर की बात कर रहे हैं जहां पे जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये आपका सॉलिड है, बहुत ही ध्यान से सुनना, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। ये आपका ठोस पदार्थ है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, बहुत ही सघन, बहुत ही घनत्व अधिक है। उससे कम घनत्व हमें देखने को मिला लिक्विड में, यानी कि तरल में। उससे भी कम घनत्व देखने को मिला हमें कहां? गैस में। बट अब एक और इमेजिन करो, हमारे पास एक और मैटर की अवस्था है। उस मैटर की अवस्था में जो घनत्व है वह इन सभी से कम है, यह इन सभी के मुकाबले काफी कम है, लेकिन यह सॉलिड स्टेज में है। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। सॉलिड में तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे अधिक कंसंट्रेशन है, सॉलिड में हमें देखने को मिलता है सबसे अधिक पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन है। लिक्विड में हमें थोड़ा उससे कम दिखा, गैस में और कम दिखा, यहाँ पे तो बहुत ही कम है। यहाँ पे तो हमें पूरे इस पार्टिकल में एक हमें अणु दिख रहा है, एक पार्टिकल दिख रहा है। बट आप बोल रहे हो कि ये सॉलिड है, बिल्कुल ये जो है वो सॉलिड के रूप में है। और यह जो सॉलिड है, यह सॉलिड है बहुत ही कम टेम्परेचर पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो इसको हमने सॉलिड बनाया -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो यह जो अवस्था है, इसी अवस्था को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें किसी गैस को पहले लिया गया, पहले एक गैस को लिया गया और उस गैस की डेंसिटी बहुत ही कम थी। एक गैस को लिया गया, उसकी डेंसिटी बहुत ही कम थी, और इसको किया गया सुपर कूल, इसको किया गया सुपर कूल, इसको किया गया सुपर कूल्ड, बहुत ही ज्यादा इसको ठंडा किया गया, इतना ठंडा किया गया कि यह जम जाए, यह सॉलिड के रूप में ट्रांसफर हो जाए। और फिर हमें एक अवस्था मिलती है जहां पे डेंसिटी तो बहुत कम है, डेंसिटी तो बहुत कम है, लेकिन यह सॉलिड की तरीके से नजर आएगा। और यह जो अवस्था है, यह जो अवस्था है, इसमें भी हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, अलग अलग कलर देखने को मिलता है इस पार्टिकल के अंदर से। इस पार्टिकल के अंदर से हमें अलग अलग कलर जो है वह निकलता हुआ दिखाई देता है इस क्रिस्टल में। और यह जो क्रिस्टल है इसी को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसी क्रिस्टल को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जब किसी एक बहुत ही कम घनत्व वाले गैस को, मतलब मान लो जैसे एयर का घनत्व है 1, मान लो एयर जो है एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर एयर का घनत्व है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, यह मान लो एयर का घनत्व है। ठीक है, अब इसको 1000 से डिवाइड कर दो, यानी 0.001 ग्राम पर मीटर क्यूब। इस घनत्व का एक गैस लेकर आओ और उस गैस को -273 डिग्री सेल्सियस पे सुपर कूल करो, और सुपर कूल करने के बाद यह एक लैटिस का रूप लेगा, एक क्रिस्टल का रूप लेगा, और उसी क्रिस्टल को पदार्थ की एक नई अवस्था के रूप में कहा जाता है, और इसे हम फिर बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह भी अलग अलग कलर जो है वह डिस्प्ले करने में सक्षम होता है, लेकिन अभी तक इसको सफलतापूर्वक ऐसा
रेगुलर यूज के लिए बनाया नहीं जा सका है। इसको ऑफ कोर्स लैब में बनाया जाता है, लैब में इसको बनाना आसान है, आसान तो नहीं है, कुछ लैब्स में इसको बनाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के यूज के लिए अभी तक यह सामने नहीं लाया जा सका है। ठीक है, नॉर्मल लोग इसका अभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। हाँ, इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसके जरिए शायद फ्यूचर में जो हम एटम्स वगैरह की स्टडी करते हैं, जो एटॉमिक क्लॉक वगैरह बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन ये एक ऑन गोइंग रिसर्च है। प्लाज्मा को हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेट है इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो गलती से एक इंफ्रारेड किरण, ये भी नहीं कि व्हाइट लाइट जो आपको नजर आ रहा है वो भी नहीं, प्रकाश की एक बहुत ही कम इंटेंसिटी वाली, बहुत ही कम तीव्रता वाली, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली, यानी कि बहुत ही कम आवृत्ति वाली अगर एक प्रकाश की किरण इस पर पहुंचती है तो इसका फिर जो विखंडन हो, इसका जो फिर जो ये स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, वो खत्म हो जाएगा, फिर वो गैस के रूप में चला जाएगा, फिर वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज पे लेकर आना बहुत ही मुश्किल है, इस स्टेज को मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका एक तरीके से एक सिंगल लाइट भी आ जाए इस पे, तो इसका बच पाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो देखो दो चीजें हैं। पहला तो हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो डेंसिटी है वह देखी। सॉलिड, लिक्विड, डेंसिटी, गैस देखने के बाद हमने देखा कि हमने एक ऐसा गैस का एक पार्टिकल लिया जो बहुत ही कम डेंसिटी का है। ये हमारा ओरिजिनली गैस था। इस गैस को हमने सुपर कूल किया। तो सुपर कूल करने के बाद एक समय के बाद, सुपर कूल कितने पे किया? माइनस, मान लो -273 डिग्री सेल्सियस पे, एब्सोल्यूट जीरो पर लेकर गए। तो फिर यह एक ठोस पदार्थ के रूप में नजर आएगा। बट हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ जो है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसे ठोस पदार्थ नहीं कहा जाएगा, इसे एक नई अवस्था का नाम दिया जाएगा। उस नई अवस्था को बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, हाँ, इसे जनरली डार्क जगह पे ही बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? देखो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है आवेशित गैस, यानी ये गैस जो बहुत ज्यादा एनर्जी का है, एक गैस जिसमें आवेश भी मौजूद है, यानी कि वह चार्ज है। तो जब गैस जो है वह चार्ज भी हो जाए, जब उसमें बहुत ऊर्जा भी हो जाए, तब वह एक नए पदार्थ की अवस्था का निर्माण करती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्योंकि आवेशित होता है और सुपर एक्साइटेड होता है, इसमें ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है, तो यह काफी तेजी से वाइब्रेट करता है, काफी तेजी से इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है, इसकी गति काफी तेज होती है। तो इस गति के कारण इसमें ऊर्जा भी काफी अधिक है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ से ग्लो निकलता है, यहाँ से प्रकाश निकलती है। तो प्लाज्मा स्टेट में हमें लाइट जो है वह भी देखने को मिलता है। देखो इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए कहा जाता है कि सत्येंद्रनाथ बोस जो है उन्होंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, उन्होंने आइंस्टाइन को भेजा था, तो बोस और आइंस्टाइन के कंट्रीब्यूशन से मिलकर ये बना। उन लोगों ने इसके फॉर्मूला को लेकर बताया था कि कैसे कैसे बनाया जा सकता है। बहुत बाद में जाकर 2000 ईस्वी के आसपास में जो चीज 1920 में बताई गई, उसको बनाने में लगभग 70-80 साल लगे। 2002-3 के आसपास में जाकर इसका निर्माण हुआ लैब में पहली बार। तो जब पहली बार निर्माण हुआ 2002-3 में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का, ठीक है, जिसमें सत्येंद्रनाथ बोस का भी योगदान था। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था और आइंस्टाइन ने इसको प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा एक स्टेट जो है वो हो सकता है, इसलिए इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इससे आगे। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई कि हमारे पास जो पदार्थ है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब पदार्थ की अवस्था के बाद जो हमें अगला चीज देखना है, अगला टॉपिक जो देखना है कि मान लो पदार्थ है, ठीक है, जो सब्सटेंस है उसको हम वर्गीकृत करते हैं अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, इसको हम अलग अलग हिस्सों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, एक है जिसको हम बोलते हैं तत्व या एलिमेंट। ठीक है, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं यौगिक, और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण, तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो आयरन। ठीक है, आपने आयरन को निकाला। अब आप आयरन का एक एक पूरा ब्लॉक ले लो, एक पूरे घर के आकार का आयरन ले लो, या आप एक छोटे से आकार का आयरन ले लो, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल ले लो। आयरन जो है वो हमेशा आयरन ही होगा। आयरन जो है वो हमेशा आयरन ही होगा, उसमें और कोई चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको सबसे शुद्धतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इसको सबसे शुद्धतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। यह अंदर से लेकर बाहर तक, एक से लेकर अंत तक, हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से ही बना हुआ है, या एक ही प्रकार के एटम से, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, यह हमेशा एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ। दूसरी ओर अगर हम इस तत्व में बात करें तो इसका एक जो है अपना विशिष्ट गुण होगा।
इसका जो है अपना एक विशिष्ट गुण जो है वह देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आयरन है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कार्बन है, या कोई भी ऐसा एलिमेंट है, हमारे पूरे विश्व में लगभग 92 एलिमेंट जो है वो आसानी से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, 92 बहुत ही आसानी से, यूरेनियम तक आपको काफी आसानी से पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो उसमें थोड़ी बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, कुछ पाए भी जाते हैं, कुछ नहीं भी पाए जाते हैं। जो लैब है उसमें तो 115 120 तक भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः मेन रूप से पूरे हमारे इन्वायरमेंट में, पृथ्वी पर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, यानी कि 92 जो है वह प्राकृतिक रूप से मौजूद जो तत्व हैं वह पाए जाते हैं 92, ठीक है, यूरेनियम तक। एक दूसरा चीज होती है यौगिक, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों है ना, इनको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, इन दोनों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को शुद्ध पदार्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है? और इसको अशुद्ध कहा जाता है या इम्प्योर कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है, इस पे भी आते हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखोगे एलिमेंट को शुद्धतम कहा जाएगा, एलिमेंट को शुद्धतम कहा जाएगा, यानी कि सबसे प्योर अगर कोई चीज है तो वो एलिमेंट है, यानी तत्व है। इससे ज्यादा शुद्ध कुछ भी नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है। ये कोई भी एक एलिमेंट को आप ले लोगे, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो हमेशा एक ही प्रकार के एटम से बना होगा, और एक एटम में एक प्रकार का गुण होता है, एक विशिष्ट गुण होता है, ठीक है। अब आते हैं यौगिक के रूप में या कंपाउंड के बारे में। अब इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है, काफी लोग इसमें परेशान होते हैं या फिर भूल जाते हैं कि यह यौगिक है और इसका एक खास प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इस यौगिक को अगर आप देखोगे तो दो या अधिक प्रकार के परमाणु से निर्मित है। दो या अलग प्रकार के परमाणु से एक विशिष्ट, एक प्रोपोर्शन में, एक विशिष्ट अनुपात में यह मिला होता है और उससे निर्मित होता है। तो विशिष्ट अनुपात में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, एक विशिष्ट अनुपात भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक लाइन में ऐड कर ही देता हूं, फिर आप बाद में बोलोगे नहीं किया था मैंने, ठीक है। तो एक विशिष्ट अनुपात जो है वह भी यहां पे होना चाहिए। अब इस यौगिक के बारे में खास बात क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या है, इसको समझते हैं। आप सभी ने सोडियम का नाम सुना होगा, और अगर आपने क्लास 11th 12th या अगर आपने 9th 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है, 9th 10th में अगर आपने केमिस्ट्री लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स भी हुए होंगे, दिखाया गया होगा कि कोई एक सब्सटेंस होता है सोडियम नाम का, ठीक है। तो सोडियम जो है वह एक होता है, और एक गैस होती है क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम स्कूल में नहीं दिखाया जाता, काफी समय तक ऐसा रहा है कि सरकारी स्कूलों में या फिर बाकी जगहों पे नहीं दिखाया गया है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में भले ही दिखाया गया हो, बट बहुत सारे जगहों पे सरकारी स्कूल्स में बिल्डिंग ही नहीं है, तो सोडियम कहां से होगा, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन, यह दो चीजें होती हैं। अगर आपने सोडियम नहीं देखा है तो आप कभी यूट्यूब सर्च कर लेना, यूट्यूब पे गाने और कॉमेडी वीडियोस के अलावा कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, उसी के लिए बनाया गया था, बट ठीक है। तो सोडियम जो है वह भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप सोडियम को कभी भी गलती से पानी में डालोगे तो वो बर्स्ट करेगा। सोडियम को अगर आप पानी में डालोगे तो वो बर्स्ट करेगा, पानी के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है, और वह बूम करके जल जाएगा, ठीक है। बहुत ही तेजी से बर्स्ट होकर जल जाएगा। उसको पानी में डालो, उसको हवा में डालो, तब भी वो जल जाएगा। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और फिर वह बहुत तेजी से जल जाता है। क्लोरीन की अगर बात करें तो ये काफी तेजी से बर्स्ट करेगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक बहुत ही जहरीला गैस है, बहुत ही जहरीला गैस है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध है, जब वो चल रहा था, तो आप सभी ने एक नाम सुना होगा गैस चैम्बर का। तो गैस चैम्बर में हिटलर की जो फौज थी, जो नाजी रूल चल रहा था, तो उसमें कई लोगों को मारने के लिए गैस चैम्बर में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी में से शायद कुछ लोगों को मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कभी बताया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस होता है। तो क्लोरीन को समझो कि क्लोरीन उसका ग्रैंड पेरेंट्स है, उस मामले में ग्रैंड पेरेंट भी आप बोल सकते हो। ये और भी ज्यादा खतरनाक है। क्लोरीन गैस बहुत ही अधिक जहरीला होता है, और इसके कारण लोगों की इमीडिएट जो मौत है वह हो सकती है। क्लोरीन अगर गैस के रूप में है, अगर उसको सूंघ लिया जाए तो फिर उससे इमीडिएट मौत हो सकती है। इसका गैस चैम्बर में इस्तेमाल भी किया गया। बट फिर हम इन दोनों को मिला देते हैं, और इन दोनों के मिश्रण से एक चीज बनता है, और वो है सोडियम क्लोराइड। यह बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे कि हम बोलते हैं नमक, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। जो सामान्य नमक का हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, वह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जिसे आप पानी में डाल नहीं पाओगे, क्लोरीन जो कि बहुत ही जहरीला है, और इन दोनों से बना है सोडियम क्लोराइड। यह एक कंपाउंड है, यह एक यौगिक है, ठीक है। यह एक यौगिक है, और इस यौगिक को आप हर दिन पानी में, सब्जी में, दाल में, चावल में, हर जगह मिलाकर खाते हो, और इसका कोई वैसा नेगेटिव असर देखने को आपको नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को पानी में डाला और पानी में आग लगने लगे, या पानी में जो है वो सोडियम जो है वो निकलकर बाहर तैर रहा हो और सोडियम में बर्स्ट कर रहा हो, या क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया और गैस के रूप में कन्वर्ट होकर फिर लोगों को किल कर रहा है। चाहे आप उसे कितना भी गर्म कर दो, मान लो आप उसको लेकर जाओ, पूरी सब्जी को जला दो, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 400 डिग्री सेल्सियस पे आप सब्जी को जला दो, उसमें नमक डाल के जला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन गैस नहीं निकलेगी, क्लोरीन गैस उसमें से नहीं निकलेगी, ठीक है। वो सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, वो हमेशा नमक ही रहेगा।
चाहे आप उसको कितना भी गर्म कर लो, उसमें से क्लोरीन गैस नहीं निकलेगी। तो इस सोडियम क्लोराइड जो है, ये जो हमारा नमक है, इसका अपना एक विशिष्ट गुण है। इस यौगिक में सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसका अपना एक विशिष्ट गुण होता है। इसका अपना एक विशिष्ट गुण होता है। इसके गुण जो है ना तो सोडियम से आएंगे ना ही क्लोरीन से आएंगे, ना तो यह सोडियम का गुण लेगा ना ही यह क्लोरीन का गुण लेगा। इसका अपना एक विशिष्ट गुण होता है, इसीलिए कंपाउंड एक शुद्ध पदार्थ के रूप में गिना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक शुद्ध पदार्थ के रूप में हम काउंट करते हैं। एक और एग्जांपल के रूप में देखो, एक गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप हवा में लेकर जाओ, हाइड्रोजन जल जाएगा, हाइड्रोजन बर्स्ट करेगा, हाइड्रोजन जलेगा। एक दूसरा गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ही सभी चीजें जलती है, ऑक्सीजन के कारण ही सभी चीजों का दहन होता है, ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है जलाने के लिए। ठीक है, तो एक गैस जो ज्वलनशील है, दूसरी गैस जो जलाने में मदद करती है, आप इन दोनों को मिला दो, इन दोनों से निर्माण होता है एक लिक्विड का जिसका नाम है H2O, और इसका यूज करते हैं हम आग को बुझाने में। अग्निशमन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह अंतर है यौगिक में और एलिमेंट्स में। ठीक है, कि मान लो अगर H2O है तो H2O में H भी है और O भी है, लेकिन H और O का कोई गुण इसमें मौजूद नहीं होता। पानी ना तो ज्वलनशील है, ना ही पानी किसी चीज को जलाने में हेल्प करती है। सोडियम क्लोराइड ना तो सोडियम की तरह रिएक्ट करेगा, ना ही वह क्लोरीन की तरह काम करेगा। ठीक वैसे ही पानी में ना तो हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि H2O जो है उसमें तो ऑक्सीजन है ही, तो मछलियां जो है वह क्यों ऑक्सीजन के लिए परेशान होती है? इतना ज्यादा तो ऑक्सीजन है ही पानी में। तो यह ऑक्सीजन उनके लिए अवेलेबल नहीं होता, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। इसको कभी भी आप ऑक्सीजन मान के मत चलना, यह H2O है। O2 अलग होता है, H2O अलग होता है। इसीलिए मछलियों को पानी में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए या तो वो तालाब के ऊपर आके मछलियां जो है, कुछ मछलियां तालाब के ऊपर आती हैं जैसे कि व्हेल मछली, और कुछ मछलियां होती है जो अपनी फेफड़े की मदद से पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करती हैं। जैसे आपके कोका कोला के बोतल में, जो कोका कोला होता है उसके बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह घुला हुआ होता है, ठीक वैसे ही जो पानी है उसमें ऑक्सीजन भी घुला हुआ होता है। लेकिन ऑक्सीजन घुलने का मतलब ये नहीं कि O वाला ऑक्सीजन, वो O2 वाला ऑक्सीजन होगा जो लिक्विड में घुलित होगा। तो ये यौगिक का डिफरेंस जो है उसको जरूर याद रखना। यौगिक का मतलब होता है इसका अपना विशिष्ट गुण होगा। यह किसी के गुणों को डिराइव नहीं करता, किसी के गुणों से यह निर्भर नहीं करता। ना तो इसमें हाइड्रोजन का गुण होगा, ना ही ऑक्सीजन का गुण होगा। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि रस्टिंग के कारण यानी कि जंग लगने के कारण कोई भी जो इमारत है वो कमजोर हो जाती है, तो यह क्यों कमजोर होती है उसको एक बार देख लो यहीं से। ठीक है, कि मान लो एक आयरन की रॉड है, एक आयरन की हमारी रॉड है, तो मान लो इसमें कार्बन मिलाकर हमने थोड़ा स्ट्रेंथ दे दिया इसको। ठीक है, इसमें हमने कार्बन मिलाकर थोड़ा इसको स्ट्रेंथ दे दिया। पूरा आयरन नहीं होता, उसमें कार्बन मिक्स होता है। ठीक है, तो बट वो कंपाउंड नहीं होता, वो अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है। ठीक है, वो अलग चीज है। अब मान लो इसी आयरन में अगर जंग लग जाए, तो आयरन में जंग लगने का मतलब क्या है? जंग जो है यानी कि रस्टिंग जो है एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, और इस रासायनिक क्रिया के कारण जो हमारा जो कंपाउंड बनता है वह है Fe2H2O। ठीक है, FeH2O3 ऐसा कुछ कंपाउंड जो है वो बनता है। ठीक है, यानी कि आयरन और वाटर का एक कंपाउंड बन चुका है, आयरन और मॉइस्चर का एक कंपाउंड बन चुका है, और वह कंपाउंड अब आयरन नहीं है। यानी कि जैसे ही आयरन में जंग लग गई, जैसे ही लोहे में जंग लग गई, अब वो लोहा रहा ही नहीं, अब वह एक कंपाउंड बन चुका है। और जब कंपाउंड बन चुका है तो लोहे की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, लोहे का जितना भी गुण था, वह उसमें से खत्म हो चुका है। अब वह जंग के गुण को दिखाएगा कि जंग में क्या गुण होता है। तो जब भी लोहे में जंग लगती है या किसी भी धातु में अगर जंग लगती है, तो उसमें धातु की जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं। अब उसमें एक नया यौगिक बन चुका है, उस यौगिक के गुण होंगे। तो इसलिए आप याद रखना कि जब भी किसी चीज में जंग लग जाती है तो वो क्यों खराब हो जाती है। आई थिंक अब आपको याद रहेगा। क्लियर है ये? हाँ, FeH2SO4, SO4। मैंने कब बेइज्जती की? मेरी बेइज्जती बिल्कुल नहीं की, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वाटर को प्योर करने के लिए नहीं, वाटर में जो मौजूद जो कीटाणु हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन बनाया यूज किया जाता है, और उससे वाटर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। वाटर में जो मौजूद जो कीटाणु हैं, जो विषाणु हैं, वह खत्म होते हैं। FeH2O3, हाँ, FeH2O3 जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई होप आपको याद रहेगा कि यौगिक क्या होता है और तत्व क्या होता है, यह याद रहेगा। चलिए, अब आते हैं इससे जुड़ा एक और क्या था, मिश्रण। देखो, मिश्रण बहुत ही सिंपल है, मिश्रण तो आप सभी हर दिन बनाते हो। जैसे मान लो अभी आप में से किसी ने बोला कि वाटर में क्लोरीन मिला दिया, तो वाटर में आपने क्लोरीन लिक्विड बनाया है, वाटर और क्लोरीन का मिक्सचर हो गया। इसमें वाटर की प्रॉपर्टी भी रहेगी, क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी रहेगी। मान लो आपने नमक और पानी का घोल बना लिया, नमक और पानी का आपने घोल बना दिया, यानी कि आपने सॉल्ट और वाटर को मिला दिया, सॉल्ट और वाटर को मिला दिया, और जब आप उसको पियोगे तो आपको नमक के गुण भी मिलेंगे और पानी के गुण भी मिलेंगे। आप इसमें चीनी डाल दो, आपको चीनी का गुण भी मिलेगा, नमक का गुण भी मिलेगा, वाटर का भी गुण मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा बात यह है कि कुछ चीजें होती है जो मिश्रण होती है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आ रहा है, केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
इसमें केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, ये एक तरीके से भौतिक रूप का एक भौतिक अभिक्रिया है, एक फिजिकल चेंज भी नहीं है, एक मिलावट है, एक मिश्रण है कि अलग अलग कंपाउंड को साथ में मिला दिया। वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मिल गए हैं एक दूसरे से, ठीक है, हाँ, उनको मिलाकर आप करो, उसको सिर्फ हम एक इम्प्योर सब्सटेंस या अशुद्ध पदार्थ के रूप में जानते हैं। और नमक पानी का घोल बना लो, चीनी पानी का घोल बना लो, उसमें से आप चीनी अलग कर सकते हैं, नमक अलग कर सकते हैं, लेकिन H2O में से आप गर्म करके चीनी और जो सॉरी मान लो आपके पास H2O है तो उसको आप गर्म करोगे तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नमक और पानी का घोल आपने बनाया, उसमें आप उसको गर्म करो, आपको नमक क्रिस्टल के रूप में नीचे रह जाएगा और जो पानी है वह वाष्प के रूप में चला जाएगा, ठीक है। तो मिश्रण जो है वो एक अशुद्ध पदार्थ है जिसमें दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इसमें दोनों पदार्थों के गुण जो है वो मौजूद रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई विशिष्ट गुण नहीं होता, इसमें अपने अपने जो इसके जो अलग अलग पोर्शन है, जो इसके अलग अलग पार्ट है, उसके गुण मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो मेन आपको तत्व और यौगिक क्या है यह समझना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और टॉपिक पे। अब एक और टॉपिक है वह है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या है? कंपाउंड है, ऑफकोर्स कंपाउंड है, ठीक है। सुगर सॉल्ट मिक्सचर है, बिल्कुल मिक्सचर है, सुगर सॉल्ट दोनों का अभी नींबू रस में मिला लो तब भी वो मिक्सचर ही रहेगा, ठीक है। नींबू रस मिला लो तो भी वो मिक्सचर ही रहेगा और फिर बना लो, फिर इधर भी भेज देना, ठीक है। नींबू, चीनी, नमक, पानी, चारों चीजों को मिला लो, उसके बाद फिर इधर भी भेज देना, अपने भी पीना, ठीक है। चलिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलिए अब हम आते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि मान लो अभी आप घर में जाओ, आइस जो है उसको निकालो, थोड़ी देर उसको बाहर निकाल के रख दो, थोड़ी देर बाहर निकाल के रखोगे वो लिक्विड बन जाएगा, कुछ देर और छोड़ दो वो वहां से भी गायब हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज, यानी कि जहां पे पदार्थ की अवस्था जो है उसमें परिवर्तन आता है, जहां पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जहां पे पदार्थ की अवस्था में कोई बदलाव आता है उसे हम एक फिजिकल चेंज के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जल का वाष्पीकरण हो गया, या जो जल है वह एक तरीके से बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया, तो यह फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब मान लो ठीक ऐसे ही अगर आपने मिल्क को रखा, यानी कि दूध को रखा, और दूध जो है उसमें आपने साथ में थोड़ा दही डाल दिया, कुछ समय के बाद वो दही के रूप में परिवर्तित हो गया, कर्ड के रूप में चेंज हो गया, तो फिर यह जो है वो फिजिकल चेंज होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। मान लो आपने मिल्क रहा और उसको आपने थोड़ा उसमें दही डाल दिया कि सुबह में खाएंगे, तो दही के रूप में चेंज हो गया, तो क्या यह फिजिकल चेंज है या केमिकल है? मिल्क अगर दही में जा रहा है तो फिजिकल है या केमिकल है? केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये थिंग आपको बहुत ही आसानी से क्लियर है कि मान लो जैसे मिल्क से कर्ड बना, मिल्क से कर्ड बना, या मान लो आपने मिल्क से पनीर बना लिया, मिल्क से आपने पनीर बना लिया, मिल्क से आपने पनीर बना लिया, या जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना लिए, वाटर बना लिए, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना लिए, तो ये सभी जो है वो केमिकल चेंज है। जैसे अगर आपने मोमबत्ती जलाई, अब चलो आपके पास एक और क्वेश्चन है, अगर मोमबत्ती को हम जला रहे हैं, कैंडल को जला रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चेंज होगा? अगर हम कैंडल को जला रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंज होगा? अच्छा, ये आपको नहीं मालूम कि जिनका था ये लव कुश राठौर, किया मुझे साइंस कम आता है, आप मुझे ये बताओ कि आपको ये नहीं मालूम कि मोमबत्ती जलाने पे क्या होगा? ठीक है, देखो इसमें दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होता है। जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हो, केमिकल रिएक्शन तो स्टार्ट है ही, साथ ही साथ उस हीट के कारण हमें यह भी देखने को मिलता है कि उसी हीट के कारण मोमबत्ती जो है वो पिघल रही होती है। तो जब पिघल रही होती है मोमबत्ती, तो वो हो गया हमारा फिजिकल चेंज, यानी कि वह जो वैक्स जो एक कैंडल जो है वो पिघल रहा है, तो उसका पिघलना जो है वो फिजिकल चेंज हो गया, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन के रूप में हमने देख लिया कि जलना, ठीक है। तो जो दहन है, आप एक चीज को हमेशा याद रखना, जो दहन की प्रक्रिया है, जो दहन की प्रक्रिया है, जो दहन की प्रक्रिया है, यानी कि जो कंबशन की जो प्रक्रिया है, वो हमेशा एक केमिकल चेंज है या रासायनिक प्रदर्शन, एक रासायनिक है, ठीक है? जंग लगना जो है, यानी कि रस्टिंग जो है वह भी आपका एक केमिकल चेंज है, ठीक है।
जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारा डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेशन जो है ऑफ कोर्स इसमें कुछ फिजिकल पार्ट भी आता है जहां पे हम माउथ में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, बट यह डाइजेशन जो है ओवरऑल देखें तो यह भी हमारा एक केमिकल चेंज है। जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश संश्लेषण, यह हमारी हो गई पाचन क्रिया, पाचन क्रिया। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो यह भी हमारी केमिकल चेंज हो गई। कुल मिलाकर केमिकल चेंज वह होती है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, यह जो है वह भौतिक क्रियाओं के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से इरिवर्सिबल होती है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, इसको गर्म करो ठंडा करो ऐसा नहीं कि परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकली उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसमें क्या है, केवल अवस्था में बदलाव होगा, केवल अवस्था में, अवस्था में बदलाव, यहां जो है वो केवल अवस्था में बदलाव जो है वह देखने को मिलता है फिजिकल चेंज में। ठीक है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, इसमें तो मैं मान के चलता हूं कि आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब आते हैं इस साइंस टेक से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक पे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उन टॉपिक में है सबसे पहला जो है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बाद अब आते हैं, अच्छा एक टॉपिक और देख लो, इसके पहले एक टॉपिक और देख लो, एक और टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है इवोपोरेशन, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन। अब मैं आपको कुछ कुछ कंडीशंस देता हूं, आपको यह बताना है कि कब इवोपोरेशन जो है वह अधिक होगी, कब कम होगी। क्या पहला कंडीशन है, तापमान में बढ़ोतरी, तापमान में बढ़ोतरी, सतह क्षेत्र में बढ़ोतरी, सतही क्षेत्र में बढ़ोतरी, वायु की तेज गति, वायु की तेज गति, चौथा है हवा में अधिक नमी। अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें से किस कंडीशन में, इसमें से किस किस कंडीशन में वाष्पीकरण जो है वो अधिक होगा, कौन से कंडीशन में वाष्पीकरण जो है वो अधिक होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, तापमान में बढ़ोतरी, सतही क्षेत्र में बढ़ोतरी, वायु की तेज गति और साथ में हवा में अधिक नमी। सरफेस एरिया, ये जो है वो सरफेस एरिया को बताता है, सरफेस एरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक बोतल में पानी रख दो और उसी बोतल के पानी को आप नीचे पूरा फर्श पे फैला दो, कहां पे वाष्पीकरण अधिक होगा। देखो मतलब एक में तो आप में से किसी को दिक्कत नहीं है कि तापमान बढ़ेगा तो होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है सतह क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर। मान लो जैसे आपके पास एक बोतल पानी है, आप इस बोतल का जो ढक्कन है वो खोलकर रात में टेबल पे रख के सो जाओ, सुबह में आप उठोगे लगभग उतना ही पानी आपको देखने को मिलेगा, आप मार्कर से मार्क करके छोड़ दो फिर भी आपको लगभग उतना ही पानी देखने को मिलेगा। आप एक काम और कर सकते हो, दूसरा बोतल लो, उसमें उतना ही पानी भरो और उसको फर्श पे चारों ओर फैला दो। आप सुबह में उठोगे आपको कौन सा पानी दिखेगा, बोतल वाला पानी या सरफेस वाला पानी जो हमारे सतह पर हमने फैला दिया था। ठीक है, तो अगर सतह क्षेत्र में हम बढ़ोतरी करते हैं, सतह में अगर हम बढ़ोतरी करेंगे तो जाहिर तौर पर जितना ज्यादा सतह होगा उतना अधिक इवोपोरेशन होगा, यानी उसको उतना अधिक ऊर्जा मिलेगी, उतना अधिक वहां से वाष्पीकरण जो है वह हो जाएगा। नहीं अगर आपको भरोसा है, आप एक काम करना, आप रात में एक बोतल पानी लेकर नीचे अपने फर्श पर छोड़ देना और देखना कौन सा पानी जल्दी सूखा है, ग्लास वाला पानी या सरफेस वाला पानी। ठीक है, तो जहां पे सतह ज्यादा है, जहां पे सतह अधिक है, वहां पे अधिक उसको ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा अधिक मिलने के कारण वहां पे वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, तो जब सतह क्षेत्र में बढ़ोतरी है तो अधिक हमें यहाँ पे वाष्पीकरण देखने को मिलेगा। तीसरा है वायु की तेज गति। आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो उस समय में आपके कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, जिस दिन तेज हवा होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों जल्दी सूख जाते हैं? देखो ये दोनों जो है वो आपस में रिलेटेड है, या दोनों जो है वो आपस में रिलेटेड है। पहले हम लोग फोर्थ वाला ऑप्शन को देखते हैं, हवा में अधिक नमी। मान लो जब बारिश का दिन आता है, बारिश के दिन में आपको देखने को क्या मिलता है कि आपके कपड़े जो है वो जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि हवा में पहले से बहुत ही अधिक नमी है। अब हवा में इतनी स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है जिसमें और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वह जुड़ पाए, यानी कि पानी की और जो बूंदे हैं वह उसमें नहीं जा सकती, क्योंकि हवा जो है पहले से सैचुरेटेड है, पहले से उसमें प्रचुर मात्रा में जो जल की बूंदे हैं वह मौजूद है, नमी पहले से अधिक है।
तो जब नमी अधिक होगी, जब आर्द्रता अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, तो हमें देखने को क्या मिलता कि वहां पे कपड़े जल्दी नहीं सूखते, ठीक है। तो जब ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो इवापोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर में जगह ही नहीं है। लेकिन मान लो उसी समय तेज हवा चलने लगे, तो तेज हवा से क्या होगा कि उस ह्यूमिडिटी को दूर लेकर चली जाएगी, उस ह्यूमिडिटी को लगातार रिप्लेस करती रहेगी, उस हवा को अलग लेकर जाती रहेगी। यानी हमेशा जो दूसरे जगह से हवा आएगी, और जब दूसरी जगह से हवा आएगी तो वहां पे हो सकता है नमी कम हो, और जब नमी कम होगी, तो फिर क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। तो जब वायु की तेज गति है तो हवा की जो ह्यूमिडिटी है, यानी हवा की जो नमी है, वह कम हो जाती है, और जैसे ही हवा में नमी कम हो जाएगी, इवोपोरेशन फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण फिर से बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, चौथा जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। क्लियर रहेगा ये? आई होप आप सभी को क्लियर है। चलिए, हाँ, आर्द्रता बढ़ने की वजह से या नमी बढ़ने की वजह से, बिल्कुल। इसके आगे आते हैं, अब इस टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ठीक है। यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? बेसिकली यह समान रासायनिक गुणों वाले 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है, ठीक है। यानी कि 17 एलिमेंट्स हैं, 17 मेटल्स हैं, 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं, 17 धात्विक तत्व हैं, इनका एक समूह है जिसे हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, यानी कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी पर पाए नहीं जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में भी पाए जाते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है? इनके साथ दिक्कत ये है कि मान लो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में आयरन जो है वह पाया जाता है। मान लो एक हमने ब्लॉक देखा था कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सभी जगहों पे हमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। कर्नाटका में भी हमने देखा कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे आयरन जो है वह पाया जाता है। इसके अलावा हमने कुछ और क्षेत्र देखे, जैसे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर बेल्ट है वहां पे भी देखा, आंध्र प्रदेश में भी देखा। तो हमने 4 जगह देखे जहां पे आयरन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मींस आयरन की अगर वहां से माइनिंग होगी तो प्रचुर मात्रा में आयरन जो है वह निकल जाएगा। लेकिन जो हमारे दुर्लभ जो पृथ्वी तत्व हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या कहीं पे भी एक साथ नहीं पाए जाते। यानी पाए तो ये जाएंगे हर जगह, लेकिन कहीं पर एक साथ नहीं पाए जाएंगे। आयरन क्या है कि मान लो आयरन का हमें एक बहुत बड़ा ओर मिल गया, एक बहुत बड़ा खादान मिल गया, वहीं से हमने बड़े बड़े रॉक्स को निकाला, उसमें हमें आयरन मिलता चला गया, उन चट्टानों में हमें आयरन ओर मिलते चले गए, आयरन अलग अलग कंपाउंड में मिलते चले गए, आयरन को निकाल लिया, काम बन गया, पैसे भी आ गए, प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन ये जो मेटल्स हैं, ये जो धातु हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में पूरे अलग अलग विश्व में छोटी छोटी मात्रा में हर जगह पे मौजूद है। और जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम इनका खनन करने की कोशिश करते हैं, तो जितने में हम इनका खनन करेंगे उतने में ये बिकेंगे नहीं। मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाए इसके खनन पे, तो 100 रुपए आपको मिलना भी चाहिए। अगर आपको 100 रुपए वहां से नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको होगा लॉस। तो जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है वो ऐसा नहीं कि दुर्लभ है, वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वह एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, एक जगह पे लोकेटेड नहीं है, एक जगह नहीं पाए जाते, तो उनको अलग अलग जगह से खादानों से निकालना पड़ता है। कई बार यह अशुद्धता के रूप में, अशुद्धि के रूप में कुछ और मेटल्स के साथ में पाए जाते हैं, और इनको निकालने की प्रक्रिया में जितना खर्च होता है उतनी रिकवरी नहीं हो पाती, उतना मुनाफा नहीं हो पाता, इसलिए यह वायबल नहीं होते, या एक तरीके से इनको निकाल पाना इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी के लिए इनको दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो दुर्लभ है, पाए ही नहीं जाते, पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे इंप्योरिटीज के रूप में, छोटी छोटी अशुद्धता के रूप में, कि मान लो जैसे आप आयरन के खादान में गए, आयरन के साथ थोड़ा बहुत आपको जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है वह भी मिल गया, ठीक है। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है कौन कौन से, जरा मैं इनको आपको नाम बता दूं, ठीक है। इसमें नाम है जैसे इट्रियम, सेरियम, लैंथेनम, अर्बियम, टर्बियम, इटेरियम, होल्मियम, स्कैंडियम, बाकी सभी चीजें, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट है, बहुत कम नाम आपने सुना होगा इनका, ठीक है। बट इनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बाकी एविएशन इंडस्ट्री और बाकी जगहों पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसी के लिए इनको दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये दुर्लभ नहीं है लेकिन बहुत ही कम मात्रा, मतलब है बट बहुत ही कम कम मात्रा में जगहों पे मौजूद है। इसलिए इनको एक साथ अगर कहीं होता, कि मान लो एक खादान होता, जैसे मान लो हमें मालूम है जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक खादान है, तो लिथियम के खादान का वहां पे हम माइनिंग करेंगे, खनन करेंगे, लिथियम निकला, बेच देंगे, पैसा मिलेगा। लेकिन मान लो अगर वही लिथियम होता कि थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में है, थोड़ा सा हिमाचल में है, थोड़ा उत्तराखंड में है, थोड़ा सिक्किम में है, थोड़ा अरुणाचल में है, फिर असम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, तो फिर क्या होता, आपको सभी जगह जा जाके निकालना पड़ता। आप इसमें सोचो कॉस्ट कितना बढ़ जाता। तो यही दिक्कत आती है दुर्लभ पृथ्वी तत्व को लेकर या रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर, यह प्रचुर मात्रा में कहीं एक जगह पर स्थित नहीं है, इसके लिए इनको निकालना चैलेंज आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि विश्व में क्या कहीं प्रोडक्शन होता है, तो देखो सबसे अधिक जो इसका रिजर्व है वह चाइना के पास है, सबसे अधिक जो रिजर्व है वह है चाइना के पास। ऑफ कोर्स उसके बाद ब्राजील के पास भी है, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन सबसे अधिक अगर कहीं पे रिजर्व है तो वह चाइना के पास है। सबसे अधिक प्रोडक्शन भी करता है कोई तो वह चाइना करता है, तो यानी भंडार भी इसके पास है और सबसे अधिक उत्पादन जो है वह भी इसी के पास है।
भारत के पास भी अच्छा खासा जो 6.9 मिलियन टन का 6.9 मिलियन टन हमारे पास भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो बहुत ही कम है। आप देख सकते हो 1800 मेट्रिक टन का मात्र उत्पादन होता है, 1800। ठीक है, चाइना में 1,20,000 मेट्रिक टन का उत्पादन होता है। तो ये डिफरेंस है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ पे। 1,20,000 टन का उत्पादन हो रहा है चाइना में, हमारे यहाँ 1800। बाकी कंट्रीज का भी आप देखोगे काफी कम है। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में या बाकी जो नई नई इंडस्ट्री बन रही है उसमें इसका इस्तेमाल है, बट इसको निकाल पाना, इसका प्रोडक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं दुर्लभ पृथ्वी तत्व। ठीक है, क्लियर रहेगा क्या होता है दुर्लभ पृथ्वी तत्व? देखो, दुर्लभ नहीं है बट इनको निकालना दुर्लभ है, इनका खनन दुर्लभ है। ये देखो, ये है आपका चाइना, ये जो है पार्ट, ये आपका चाइना है, ये भारत है। भारत में आप देखोगे 6.9 मिलियन टन, इधर देखोगे आप 44 मिलियन टन, 44 मिलियन चाइना में। अगर आप प्रोडक्शन में देखोगे तो चाइना में कितना हो रहा है? चाइना में हो रहा है 1,20,000 टन। ठीक है, ये 2018 का फिगर है। ठीक है, और इंडिया में कितना हो रहा है? 1800। इंडिया में हो रहा है 1800। ठीक है, तो जो लेटेस्ट फिगर अवेलेबल था, अभी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, तो ऐसा नहीं कि इंडिया जो है चाइना को रिप्लेस कर दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि कार्बन या बाकी की तरह है। लेकिन हाँ, जैसे इसमें आप देखोगे ना, एक इट्रियम जो था, एक जो इसमें इट्रियम है, इट्रियम जो है, और आपको एक और दिखेगा सीरियम वगैरह, ये प्रचुर मात्रा में है, ये प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, ये वन ऑफ द 25th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में, बहुत ज्यादा नहीं है बट है, काफी है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं एक लास्ट तत्व पे, और उस लास्ट तत्व का नाम है, एक लास्ट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, और उसका नाम है ग्राफीन। ठीक है, ग्राफीन। हाँ, मैपिंग की क्लास है आज। चलिए ग्राफीन के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे बताओ, क्या आपको मालूम है ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होता है, क्या आपको मालूम है ग्रेफाइट क्या होता है? एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाएगा, आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कैफीन होता है, वो जो कॉफी में पाया जाता है वो कॉफीन होता है, कैफीन होता है, वो ग्राफीन नहीं होता है। ठीक है, जो कॉफी में पाया जाता है वो कैफीन होता है, वो ग्राफीन नहीं होता। 5 बजे से नहीं है, थोड़ा 5:30 से है, उसका टाइम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, आई थिंक 5:30 से होगा। कार्बन का आइसोटोप नहीं है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, कार्बन का एक एलोट्रॉप जो है वह लगा होता है, कार्बन का उपरूप जो है वह देखने को मिलता है, या उपरूप जो है वह बोल सकते हो। कार्बन का एक एलोट्रॉप या उपरूप जो है वह होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में ऑफकोर्स आपने देखा होगा, आपके पेंसिल में इस्तेमाल होता है। इसको माना जाता है कि यह एक ऐसा नॉन मेटल है जो सुचालक है, यह जो है वह सुचालक है। ठीक है, ज्यादातर जो अधातु होते हैं, ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वह पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक ऐसा उपरूप है, एक ऐसा एलोट्रॉप है जो सुचालक माना जाता है। और यह सुचालक इसलिए माना जाता है कि अगर आपने ग्रेफाइट के बारे में क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ 3 बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली रहता है। सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली रह जाता है। ठीक है? और यह शीट के रूप में होता है। जैसे मान लो ग्रेफाइट को आप देखोगे तो ग्रेफाइट की शीट्स बनी होती हैं। ठीक है? ग्रेफाइट जो है वो शीट्स के रूप में होता है, इस तरीके से ग्रेफाइट की शीट होती है, ये आपको ग्रेफाइट जो है वो देखने को मिलता है। ग्रेफाइट का आप देखोगे, जैसे मान लो ये एक एटम का शीट हो गया, दूसरे एटम का, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस टाइप से। तो ग्रेफाइट में अलग अलग एटम जो है वो तह के तह जो है वो बने होते हैं, इसका एक तह जो है वो बना होता है, एक तह के ऊपर दूसरे एटम का तह, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस टाइप से बना होता है। तो इसका एक शीट का एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है वह देखने को मिलता है, और इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जो है वह शेयरिंग में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाली है तो यह सुचालक के रूप में काम करता है। अब देखो, ये जो ग्रेफाइट है ये अलग अलग शीट से बना हुआ है, यानी कि अलग अलग चीजों से बना हुआ है। इसमें से आप एक जो शीट है, इसमें से आप एक शीट जो है उसको आप निकाल लो। ठीक है, जो शीट यहां पे लगा हुआ था, ये जो शीट है इसको आप यहां से निकाल लो। अब यह जो शीट है जिसको हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है, जिसको हमने यहां से निकाल लिया, यही शीट जो है वो हमारा कहलाता है ग्राफीन। ठीक है, यह जो शीट पहले यहां पे मौजूद था, ठीक है, यहां पे मैं अब डॉट डॉट कर दे रहा हूं। ठीक है, यह शीट पहले यहां पे मौजूद था, इसी शीट को हमने निकाल लिया, और यह जो वन सिंगल शीट है, यानी एक परमाणु के बराबर मोटाई का जो एक शीट है, जो एक परत है, इसी को हम ग्राफीन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ग्राफीन कहते हैं। ये पूरा हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था। ग्रेफाइट हमने देखा एटम के अलग अलग तह से बना हुआ है। इसी तह में से एक तह को, एक एटम के लेयर को हमने निकाल लिया। एक एटम के लेयर को अगर हमने निकाल लिया तो ये जो है ये हमारा कहलाएगा क्या? ये हमारा कहलाएगा ग्राफीन। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा क्या? ग्राफीन। ठीक है, तो यही अंतर होता है ग्रेफाइट और ग्राफीन में। ग्रेफाइट पूरा स्ट्रक्चर है,
बट जब उस स्ट्रक्चर में से हम वन सिंगल एटम के थिकनेस के बराबर के लेयर को निकाल लेते हैं, यानी कि एक परमाणु वाली मोटाई की तह को जब हम वहां से खींचकर बाहर निकालते हैं, तो वह एक परमाणु वाली जो सतह वाली जो आकृति है उसे ही हम बोलते हैं ग्राफीन। और फिर इस ग्राफीन को आज के समय में इसको एक वंडर मटेरियल के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा पदार्थ जिसके गुण कई धातुओं से भी बेहतर हैं, एक ऐसा पदार्थ जिसके गुण कई धातुओं से भी बेहतर हैं। कितने बेहतर हैं उनको मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कैसे बेहतर है या कितने बेहतर है उनको मैं यहां पे आपको बताता हूं, ठीक है। ग्राफीन, ठीक है, तांबे की तुलना में बिजली का बेहतर संचालन करता है, ठीक है। अगर आप कॉपर की बात करते हो तो कॉपर को वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर में माना जाता है या गुड कंडक्टर में माना जाता है, ठीक है। तो तांबे से भी बेहतर, जो तांबा है उससे भी बेहतर कंडक्टर है कौन? ग्राफीन। ग्राफीन जो एक अधातु से बना हुआ है, एक नॉन मेटल से बना हुआ है, वह कॉपर जैसे मेटल से भी ज्यादा बेहतर ढंग से बिजली प्रवाह कर सकता है या संचालन कर सकता है, ठीक है। दूसरा, यह स्टील से 200 गुना मजबूत है। जो हमारा स्टील है, अगर सेम थिकनेस का स्टील लिया जाए, यानी कि सेम मोटाई का अगर स्टील लिया जाए, तो उस स्टील के मुकाबले 200 गुना अधिक मजबूत है, लेकिन 6 गुना ज्यादा हल्का है। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत है, बट उसी समय में यह हमारे स्टील से 6 गुना ज्यादा हल्का है, ठीक है। स्टील एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है, जो तब बनता है जब हम आयरन, कार्बन और वेनेडियम को मिलाते हैं। आयरन, कार्बन, क्रोमियम और वेनेडियम को जब हम मिलाते हैं तो हमें स्टील बनता है, ठीक है। उस स्टील के मुकाबले यह जो हमारा ग्राफीन है, उस सेम थिकनेस का, अगर उसी मोटाई का स्टील लिया जाए, उसी परत का स्टील लिया जाए, तो उस स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत है, बट उससे 6 गुना ज्यादा हल्का है, ठीक है। इसके साथ साथ यह लगभग पूरी तरीके से पारदर्शी है, यानी कि यह ग्लास से भी ज्यादा आपको पारदर्शी तरीके से नजर आएगा, यानी इस पे पड़ने वाली जितनी भी लाइट है वो आसानी से बाहर चली जाएंगी, यानी यह लाइट को एब्जॉर्ब कम करेगा, यह प्रकाश का अवशोषण जो है वह कम करेगा। सिर्फ 2% प्रकाश, सिर्फ 2% प्रकाश को यह अवशोषित करता है, तो इतना ज्यादा पारदर्शी है यह बाकी धातुओं के मुकाबले में। इसके साथ साथ यह गैसों के लिए अभेद्य है, यहां तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैस भी इससे पार नहीं जा सकती। यानी कि अगर हमें कोई एक ऐसा चेंबर बनाना है जहां पे गैस की लीकेज ना हो, जहां पे गैस की लीकेज ना हो, आपको मालूम है गैस बहुत ही कम एरिया से भी बाहर निकल सकता है, तो अगर हम किसी एरिया को गैस प्रूफ बनाना है कि उसमें कोई गैस ना आए, कहीं पे हमें वैक्यूम बनाना है, मान लो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है, हमें एक वैक्यूम तैयार करना है, तो उस वैक्यूम को तैयार करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम ग्राफीन का। किसी एरियाज में गैस कंटामिनेशन को रोकना है, तो गैस का जो संक्रमण है उसको रोकना है, जहरीली गैस को फैलने से रोकना है, तो वहां किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्राफीन का। तो इवन हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो सबसे हल्की गैसेज होती हैं, जो बाकी सभी मीडियम से आसानी से निकल जाती, उनको भी यह रोक कर रख सकता है, यह कैपेसिटी होती है ग्राफीन में, ठीक है। तो ग्राफीन को इसी के लिए एक वंडर मटेरियल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कहां कहां पे इसका इस्तेमाल होगा? तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एरोस्पेस में, यानी कि हमारे जो एरोप्लेन्स या जो जेट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एरोप्लेन्स में जो फाइबर के जो अंदर के कंपोनेंट होते हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो खेल के उपकरण है, मान लो जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, जैसे हेलमेट या बाकी चीजें जो बनाई जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही अधिक है। इसके साथ साथ इसका उपयोग उच्च प्रदर्शन बैटरी और सुपर कैपेसिटर, टच स्क्रीन और प्रवाहकीय स्याही के लिए किया जा सकता है। मींस मान लो हमें एक तरीके से टच स्क्रीन का बनाना है, टच स्क्रीन में सोचो आप कि जो अभी जो हमारी टच स्क्रीन यूज होती है उसके मुकाबले कई गुना यह पतला और हल्का हो सकता है। तो जो वियरेबल डिवाइसेज होते हैं ना, जो वियरेबल डिवाइसेज जिनके बारे में आपने देखा होगा, अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी या कोई और मूवी देखा होगा, क्योंकि हाथ पे एक स्क्रीन जो आ जाता है उसकी कॉन्सेप्ट है ग्राफीन को लेकर, कि आपके हाथ पे आपका एक स्क्रीन खुल जाएगा, एक परत होगी आपके हाथ पे और उसी पे आपको सभी चीजें दिख जाएंगी। वही जो हाथ है आपका वो आपके स्क्रीन के रूप में काम कर सकता है, या आपका हैंड कहीं पे भी आप लगाओ वो आपके स्क्रीन के रूप में काम कर सकता है। तो ये इसका टच स्क्रीन के रूप में इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ग्राफीन आधारित सेंसर का उपयोग पर्यावरण की निगरानी, स्वास्थ्य देखभाल और पहनने योग्य उपकरणों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। कि मान लो हेल्थ मॉनिटर करना है, हेल्थ कैसे मॉनिटर करना है? मान लो बॉडी के अंदर में कुछ ही चीजों को डालकर देखना है, जैसे मान लो आज के समय में भी हम बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो कैमराज होते हैं या बाकी चीजों को डालते हैं, बॉडी के कई एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी की जगह पे, इन सभी में हम ग्राफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल में यूज किया जा सकता है। इन्वायरमेंट की निगरानी की जा सकती है कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेंसर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जल शोधन और अलवनीकरण के लिए भी किया जा सकता है, कि मान लो हमें एक तरीके से वाटर को प्यूरिफाई करना है, जल को एक तरीके से जल में जो इंप्योरिटीज है, जो अशुद्धता है उसको हटाना है, या जो सैलिनिटी है, जो लवणीयता है उसको कम करना है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अब अलवनीकरण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सॉल्ट को हटाना है तो वहां पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ग्राफीन के पॉसिबल उपयोग है। आप देख सकते हो ग्राफीन जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, एक पतला शीट जो है वो आपको ग्राफीन है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो एक सिंगल शीट है यह आपका ग्राफीन है, या जो वन सिंगल शीट जो है यह आपका ग्राफीन है। अगर आप ग्राफीन को रियल लाइफ में देखना चाहो तो कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। तो रियल या आर्टिफिशियल जैसा भी आप देखना चाहो इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको ग्रेफाइट पारदर्शी नहीं लगता है, देखो दोनों में अंतर समझो।
ग्रेफाइट जो है वो कई शीटों से बना हुआ है। ग्राफीन की जब हम बात करते हैं तो हम वन सिंगल शीट को निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये एटम के एक सिंगल शीट को जो निकाल रहे हैं ना, उसको ग्राफीन कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर को नहीं कहते। ठीक है, मैपिंग की टाइम जो है वो 5:30 की है, क्योंकि मुझे मालूम था कि 3 घंटे के आसपास में इसमें लगेंगे, तो इसीलिए उसका टाइम जो है वो 5:30 का है। थोड़ा कुछ पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैपिंग की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता ही है ऐप में डाउट रेज करने का, तो वहां से आप डाउट रेज कर सकते हो, वो फिर मेरे पास पहुंच जाएगा और फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, नहीं नहीं, सस्ता नहीं है, ग्राफीन अभी महंगा है, थोड़ा महंगा है। ठीक है, ग्रेफाइट मजबूत नहीं होता, जो डायमंड है, हीरा है, वह मौजूद होता है। हाँ, ग्राफीन जो है उसमें देखी जाती है मजबूती। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखो, एक चीज जो डिस्कवर अभी तक मींस उसमें क्या कारण होता है, जब भी हम किसी पार्टिकल को नैनो साइज में लेकर जाते हैं, जब भी हम किसी पार्टिकल को नैनो साइज में लेकर जाते हैं, इसके अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। तो ये जो ग्राफीन है ना, वो बेसिकली एक नैनो साइज का पार्टिकल हो गया, और नैनो साइज में पहुंचते ही इसके अलग अलग गुण जो है वह दिखने लगते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग गुण जो है वह दिखने लगते हैं। मैपिंग जो है वो केजीएस आईएस इंग्लिश चैनल पे होती है, केजीएस आईएस इंग्लिश चैनल। हाँ, ठीक है, ह्यूमन आई और ईयर को आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया, वो एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। तो मैं आपको कैसे बता लूं, अगर यूपीएससी के बारे में अगर मुझे आइडिया नहीं होता तो मैं आपको कैसे सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, क्या यूपीएससी पूछती है। ठीक है, चलिए, अब कोई क्वेश्चन होगा तो आप फिर बाद में पूछ लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं फिर आपको मौका दूंगा कि डाउट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, मैं इसके लिए बात कर लेता हूं कि अगर कोई आपके डाउट है ना तो मेरे तक पहुंच जाए, और फिर हम लोग डाउट सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर फिर मैं रेस्ट कर लेता हूं, फिर हम लोग मिलते हैं 5:30 में और बाकी चीजों को मैप सीरीज में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। ठीक है, तो आपका साइंस जो है, जनरल साइंस जो है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।